इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। भारत में सबसे बड़ा अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र बनाती है गग्गर नदी। डाल लो हेडिंग गग्गर की। गग्गर नदी अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र, और उसमें लिखिए गग्गर नदी। चलिए अब आगे देखिए, गग्गर नदी कहाँ से निकलती है, क्या इसकी मेन चीजें। हाँ, शिमला कालका पहाड़ियों से निकलती है। हेडिंग डाल ली सबने। भारत के सबसे बड़े अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती है गग्गर नदी, लार्जेस्ट इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। अब ये निकलती कहाँ है, कहाँ जाती है, तो हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है, हरियाणा से होकर आती है। बेसिकली हरियाणा पंजाब के बॉर्डर रीजन से होते हुए बहती है, हरियाणा से फिर ये राजस्थान में आती है, और राजस्थान में ये केवल उत्तरी राजस्थान तक ही रहती है, बहती है, और ये श्री गंगानगर के अनूपगढ़ नामक स्थान तक जाती। अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ नामक स्थान तक जाती है, उसके बाद ये लुप्त हो जाती, खत्म हो जाती है नदी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और फिर अनूपगढ़ तक जाती है, और बेसिकली हरियाणा और पंजाब के सीमा क्षेत्र से आती है। हरियाणा इधर लिख देते हैं, इधर पंजाब के अंदर एंटर नहीं करती, बॉर्डर रीजन से होते हुए आती है, और ये नदी अनूपगढ़ में जाकर खत्म हो जाती है। जब जब मानसून वर्षा होती है और भारी बारिश होती है मानसून के टाइम पे, तब ये नदी पाकिस्तान तक भी चली जाती है। अनूपगढ़ नामक स्थान से ये आगे चले जाती है पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक। ये हमेशा नहीं होता, ये केवल मानसून के टाइम पे होता है। फोर्ट अब्बास, और ये होता है केवल मानसून के टाइम पे, मानसून के दौरान, ड्यूरिंग मानसून। और इस नदी के आसपास इसमें थोड़ी नमी होती है, तो कई जगह चावल की खेती की जाती है। और इंडिया के लेवल पे देखें तो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र यही है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, कई सारी नदियां हैं जो जाती नहीं है सागर तक, बट इंडिया लेवल में सबसे मेजर कौन सी है, ये वाली। तो गग्गर नदी में ये ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लिख लेते हैं शॉर्ट में बिल्कुल। हालांकि ये आपको सर लिखवाएंगे, तो मैं बस डायग्राम बनवा देती हूँ और लिखवा देती हूँ कि भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र है। राजस्थान ज्योग्राफी में सर करवाएंगे आपको। पहले चल रहा था क्या, किसी ने बंद करवाया होगा या करवा दो, किसी ने, आप में से किसी ने बंद करवाया होगा। अभी बोलती हूँ। हाँ, बाहर कोई बैठा है क्या अपने स्टाफ से, उनको बोलो एसी चला देंगे। हैं, एसी एसी चला दो, चला रहे हैं देखो।
किया तो है उन्होंने, कोई बटन तो दबाया, देखे चालू हो जाए तो। चलो हो गया। इसको एटलस में देख लो। आपको याद है हमने सतलज का मैदान किया था, तब भी इस नदी को देखा होगा आपने, देखा था। एटलस में देख लो कहाँ बह रही है, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर रीजन से हो रही है, होते हुए जा रही है। कितने लोगों का नहीं हुआ? 2-3 लोग, बस जल्दी से बना लीजिए। पंजाब हरियाणा वाले मैप में देखो, पंजाब हरियाणा, हाँ ये हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे देखो बिल्कुल। हाँ चलिए अब लिख लीजिए, लिखिए इसमें, यह नदी भारत के, यह नदी भारत के सबसे बड़े, यह नदी भारत के सबसे बड़े अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। यह नदी भारत के सबसे बड़े अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। This river forms India's this river forms India's largest inland drainage system, India's largest inland drainage system। मैंने ये तो लिखा ही नहीं कि ये हिमाचल प्रदेश में शिमला कालका पहाड़ियों से निकलती। ये डायग्राम में बना लो, शिमला कालका पहाड़ियां, शिमला कालका हिल्स से निकलती है ये, शिमला कालका पहाड़ियों से निकलती। अब देखिए बाकी जो चीजें हैं वो सब डायग्राम में क्लियर हो रही है, और मैं दोबारा इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि एक तो डायग्राम में क्लियर हो रही है, प्लस राजस्थान ज्योग्राफी में सर दोबारा लिखाएंगे, क्या मतलब है, क्यों टाइम वेस्ट करें हम। तो देखो इसमें डायग्राम से समझ में आ रहा है, इस नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिमला कालका पहाड़ियों से, पंजाब हरियाणा के सीमा क्षेत्र से बहते हुए ये राजस्थान के अनूपगढ़ नामक स्थान तक, श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ नामक स्थान तक जाती है। मॉनसून के दौरान जब जल की मात्रा ज्यादा होती है तो ये नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक पहुंच जाती है, और थोड़ा बहुत इसके बेसिन में चावल की खेती होती है। ये सब आपको राजस्थान ज्योग्राफी में सर लिखवाएंगे, मैंने डायग्राम बना दिया। चलिए अब हम बात करेंगे सॉइल की, नए चैप्टर सॉइल मृदा। एक पेज बर्बाद हो गया, काम आ जाएगा, इसको छोड़ो, क्योंकि नहीं, मान लो आपके न्यूज में जो भी चल रही हो नदी परियोजना वो नोट्स में डाल लो ताकि आप नोट्स के साथ उसको याद कर पाओ। कहीं तो जगह छोड़ा करो नोट्स में गुंजाइश कुछ ऐड करने की। कौन सा चैप्टर है? 6, 7 +1 देखो, मृदा सॉइल, हाँ रिवर, रिवर कैप्चरिंग क्या होती है, रिवर कैप्चरिंग क्यों करनी है, रिवर कैप्चरिंग वगैरह इतना डिटेल में आपकी चीजें आएंगी नहीं। रिवर आपके केवल लिखा हुआ है प्री में, प्री में लिखा हुआ, और मेंस में रिवर नहीं लिखा हुआ, मेंस में लिखा हुआ जल। जल में बहुत कुछ आ सकता है, जल में ये कहने को तो वैसे नदी भी पूछ सकते हैं, जिले भी पूछ सकते हैं, बट इनका जल संसाधन कहने का जो मतलब है उससे कई बार क्या होता है, ये मेंस में जल से संबंधित जो भी परियोजनाएं चल रही हैं या योजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो पूछ लेती हैं। जैसे जल जीवन मिशन, जल स्वावलंबन अभियान जो है, जल स्वावलंबन जो चल रहा है कैंपेन, उसके बारे में 2-3 बार मेंस में पूछा गया है, जल स्वावलंबन के बारे में। और जल से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो आ सकती हैं। क्या है मेंस में लिखा है क्या? प्रमुख नदियां, जल लिखा है ना, इसमें लिख दिया क्या आजकल के सिलेबस में?
मेंस में जल लिखा हुआ है, प्रमुख नदियां नहीं लिखा हुआ। अच्छा, कुछ लोगों के नदियां में लिखा हुआ है। बी प्री के अंदर लेक्स है, प्री में नदियां नहीं है और जल भी तो है ना। हाँ चलो चलो, तो अभी देखो, मृदा तो आपके केवल मेंस में है ना। अरे कहाँ है? ये प्री मेंस दोनों के हैं क्या इसमें? चलो अभी ये तो आप नदी, इसकी हेडिंग डालो मृदा की। आपकी ये भी याद रखना, मेंस में जल से संबंधित जो योजनाएं वो आ सकती हैं आपके। अच्छा, प्री का सिलेबस है भारत की प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत पठार मैदान, मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण, प्रमुख नदियां झीलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज ऊर्जा, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह। और मेंस का कहाँ है? कहाँ है इसमें मेंस का? हाँ, मेंस का है प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, प्रमुख भू आकृतिक विभाजन, नदियां। अच्छा, नदियां डायरेक्टली दे रखा है, जल भी दे रखा है, जो जल संसाधन के रूप में भी आ सकता है आपके। मानसून की उत्पत्ति, जलवायु, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम मृदा का, अच्छा मृदा कहाँ लिखा है? ओनली मेंस में है ना, तो आप इसमें लिख लो ओनली मेंस, प्री में नहीं है ये। अब मृदा किससे बनती है? मृदा बनती है चट्टानों के अपक्षय से। अपक्षय से, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से। रॉक्स किससे बनते हैं? किए थे क्या हमने रॉक्स? ऐसे ऐसे ना, हाँ क्या किए थे ना। रॉक्स किससे बने होते हैं? मिनरल से, खनिजों से। और खनिज बने होते हैं तत्वों से, और मृदा बनती है चट्टानों से। तो मिट्टी के अंदर चट्टानों के कण हैं, इसका मतलब चट्टानों में अगर खनिज है, बनती है, मृदा बनती है चट्टानों के अपक्षय से। अपक्षय से, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से। रॉक्स किससे बनते हैं? किए थे क्या हमने रॉक्स? ऐसे ऐसे ना, हाँ क्या किए थे ना। रॉक्स किससे बने होते हैं?
मिनरल से, खनिजों से, और खनिज बने होते हैं तत्वों से, और मृदा बनती है चट्टानों से। तो मिट्टी के अंदर चट्टानों के कण हैं, इसका मतलब चट्टानों में अगर खनिज है तो मृदा में भी खनिज होगा। तो मृदा जो है वास्तव में केवल चट्टानों के टूटने पिसने से नहीं बनती। इतना आसानी से अगर मिट्टी बन पाती तो हम चट्टानों को लेकर उनको ग्राइंड करके, उनको पीस के और फिर बना लेते मिट्टी। इतना आसान नहीं है मिट्टी बनाना। मिट्टी एक मिक्सचर है, मिश्रण है। और किन चीजों का मिश्रण है? ये कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों, जल और वायु का मिश्रण होता है। जल वायु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक, और वाटर एंड एयर का मिक्सचर होती है सॉइल। इन सब का मिक्सचर सॉइल में होता है। तो सॉइल के अंदर केवल ऑर्गेनिज्म, केवल चट्टानों के अवशेष नहीं होते, जीव जंतु वगैरह भी होते हैं। तो अगर आप चट्टानों को केवल पीस की मिट्टी बना दो तो वो मिट्टी प्रॉपर मिट्टी नहीं होगी, क्योंकि उसमें जल भी होना चाहिए उचित मात्रा में, वायु भी होनी चाहिए, एयर भी होनी चाहिए, और उसके अंदर जैव पदार्थ भी होने चाहिए। तो सॉइल के जो मुख्य घटक हैं, मेजर कंपोनेंट्स, वो होते हैं खनिज, जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, जल और वायु। ये मृदा के मुख्य घटक होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स। इसमें से सबसे ज्यादा मृदा में पाया जाता है खनिज। 45% सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर केवल 5% होता है। जल और वायु 25-25% होती है, 25%। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रोसेस है ये, और मृदा निर्माण की इस प्रक्रिया में मृदा में बहुत चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे जब टाइम लगता है सॉइल को बनने में, धीरे धीरे वो घिसती है, उसके कण बारीक होते हैं, तो भौतिक परिवर्तन आता है मृदा में। रासायनिक परिवर्तन आते हैं मृदा में निर्माण की प्रक्रिया के दौरान, केमिकल चेंजेस आ जाते हैं थोड़े थोड़े। और उसके अलावा ऑर्गेनिक चेंजेस, जैविक परिवर्तन भी मृदा में आते हैं। तो मृदा निर्माण की लंबी प्रक्रिया के दौरान भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन मृदा में होते रहते हैं। और मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं पेडोजेनेसिस, और मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। और एक रशियन साइंटिस्ट रहे हैं वीवी डोकुचेव, वो मृदा के जनक माने जाते हैं, सॉइल के फादर ऑफ सॉइल माना जाता है उनको। तो उनका नाम भी हम लिख लेंगे, हालांकि प्री में तो है नहीं, प्री में होता तो वीवी डोकुचेव वगैरह पूछने के चांसेस होते, बट मेंस में नहीं है, फिर भी नाम तो लिख लेंगे, कोई और एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो। अब इसके बारे में, सॉइल के बारे में ये बहुत बेसिक चीजें लिखेंगे, और फिर आगे और भी चीजें डिस्कस करनी है हमें। लिखिए, मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द weathering of rocks. Soil is formed by the weathering of rocks. चट्टानों के अपक्षय से होता है। मृदा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती है। मृदा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती है। Soil is a mixture of organic and inorganic. Soil is a mixture of organic and inorganic material. Inorganic material. मृदा के मुख्य घटक, मृदा के मुख्य घटक, the major components of soil are, the major components of soil are, मृदा के मुख्य घटक खनिज, जैव पदार्थ, major components of soil are minerals, organic matter, minerals, organic matter, खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु होते हैं। खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु होते हैं। मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर,
water and air, water and air। फिर लिखिए मृदा निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी होती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी होती है। The process of soil formation is very long. The process of soil formation is very long. अत्यधिक लंबी होती है जिसके अंतर्गत मृदा में during which soil undergoes, जिसके अंतर्गत मृदा में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन होते हैं। जिसके अंतर्गत मृदा में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन होते हैं। During which soil undergoes physical, chemical and organic changes, physical, chemical and organic changes, फिर उसके बाद लिखिए मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। बोर्ड पे लिखा है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। The process of soil formation is called pedogenesis. The process of soil formation is called pedogenesis कहते हैं। तथा मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तथा मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। And the study of soil is called pedology. Study of soil is called pedology। फिर उसके बाद लिखिए रूसी वैज्ञानिक वी डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। रशियन साइंटिस्ट वी डोकुचेव is considered as father of pedology, जनक माना जाता है। अब ये वाला डायग्राम बनाइए 45%, 25-25 और 5%। ये घटक है मेजर कंपोनेंट्स।
क्या मन नहीं लग रहा? क्या हुआ? मन नहीं लग रहा? क्यों? गाँव से आई हो? रूममेट नहीं है तुम्हारी? रूममेट के साथ रहा, फ्रेंड्स के साथ घूमो, मन लग जाएगा। चलो बना लिया सबने? किसका नहीं बना? जल्दी से बनाओ, बहुत कुछ करना है आज। मृदा के प्रमुख कारक जो होते हैं, फैक्टर्स, वो सारे देखने हैं आज। इतने दिनों बाद नदी निपटाए, हाथ जोड़े नदी के। तो इतने लंबे लंबे नाम मत लेना आप 10 दिन तक नदी का है। तुम लोग रिवीजन तो कर लेना। हाँ, नदी में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अभी तक तो नहीं बना एक भी क्वेश्चन हर बार करके इतनी लंबी लंबी जाते नदियां, आता कुछ है नहीं। और पिछली बार एक बार बना था, राजस्थान की नदियां पूछी थी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र, मतलब राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम पूछा था। तो आपके इसमें से कम चांसेस है आने के, बट आ जाती है नदियां भी। अब इस बार पहली बार लिखा है प्रमुख नदियां, पहले शायद केवल जल था, इस बार नदियां पहली बार लिखा हुआ है शायद क्लियरली, वरना पहले केवल जल था। इस बार नहीं आएगा क्वेश्चन? हाँ, इस बार नहीं आया मेंस में। आगे देखो, पता नहीं, करके तो जाते हैं। अब देखो, इतने 10-10 पन्ने याद करके जाते हैं स्टूडेंट्स, कभी आ जाती है चीज, कभी नहीं आती, पर कुछ चीजों का कंफर्म है कि उसमें से क्वेश्चन बनता है। जीटीएस में से हर बार बनता है, ज्वालामुखी भूकंप वाले पार्ट से भी काफी बार बनता है। मृदा में से भी अभी तक तो कोई खास क्वेश्चन नहीं बना है। बना है? बना क्या मृदा में पिछले कुछ वर्षों में? तो नहीं बना। तो इतने 10-10 पन्ने याद करके जाते हैं स्टूडेंट्स, कभी आ जाती है चीज, कभी नहीं आती, पर कुछ चीजों का कंफर्म है कि उसमें से क्वेश्चन बनता है। जीटीएस में से हर बार बनता है, ज्वालामुखी भूकंप वाले पार्ट से भी काफी बार बनता है। मृदा में से भी अभी तक तो कोई खास क्वेश्चन नहीं बना है। बना है? बना क्या मृदा में पिछले कुछ वर्षों में? तो नहीं बना। बना नहीं अभी तक, तो देखो आगे बन जाए तो अच्छी बात है। अब वो सेलेक्टिवली लेते हैं टॉपिक्स, हम क्या करें, कुछ में से बनाते हैं और कुछ में से नहीं बनाते। इसमें से भी नहीं बना। पॉपुलेशन वाले में से बना हुआ है क्वेश्चन, और पॉपुलेशन वाले में से बना हुआ है, और किस में से? खनिजों में से बना हुआ है क्वेश्चन, मिनरल्स। और हमारे हिमालय पर्वत की जो शिवालिक है, शिवालिक से बना हुआ है क्वेश्चन, शिवालिक। मॉनसून से बना हुआ है क्वेश्चन, अल नीनो लानिना वगैरह का बना था। और अपने वर्षा का वितरण वगैरह जो है, उसमें पर्वतों की क्या भूमिका है, उससे बना हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस अभी तक नदी में से और इसमें से नहीं पूछा है, आगे पूछ ले तो अच्छी बात है, हम इतनी मेहनत करते हैं। चलो अभी देखिए, मृदा को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स। उनमें से कुछ सक्रिय कारक हैं जो निरंतर मृदा पर प्रभाव डालते हैं, जैसे जलवायु और जैव पदार्थ। कुछ निष्क्रिय कारक हैं जिनका प्रभाव मृदा पर रहता है, पर वो बार बार उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे जलवायु तो बदलती रहती है समय के साथ, जैव पदार्थों की मात्रा भी मृदा के अंदर बदलती रहती है। पेड़ पौधों के पत्ते आते हैं, फिर विघटित अपघटित होते हैं, फिर वापस से नए पत्ते आ जाते हैं, तो ये चलता रहता है प्रोसेस। ये जो है, ये निष्क्रिय कारक है, जिसमें जनक चट्टाने जिनसे मिट्टी बनी है वो एक ही रहती है, और एक बार बन गई तो बस उसी जनक सामग्री में रहेगी वो। समय, धीरे धीरे समय जो है, समय के साथ मृदा परिपक्व होती है, पर समय एक निष्क्रिय कारक है, एक्टिवली सॉइल को इतना प्रभावित नहीं करता। रिलीफ भी एक निष्क्रिय कारक है, लोकेशन भी। तो ये सब निष्क्रिय कारक है, ये सक्रिय कारक है। इन दोनों तरह के कारकों को, फैक्टर्स को देखने के बाद हम एक्स्ट्रा एक फैक्टर करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव गतिविधियां। तो ये सारे कारक एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। उम्मीद है कि ये कारक हम कंप्लीट कर ले, ताकि कल की क्लास से हम भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रकार कर लें। तो आप हेडिंग डालिए, मृदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। मृदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, मेजर फैक्टर्स इफेक्टिंग
affecting major factors affecting soil, major factors affecting soil, मृदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो पहले तो इन सारों के नाम लिख लो, सक्रिय निष्क्रिय सारे फैक्टर्स के एक बार नाम लिख लो, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। कारक 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 हो गए फैक्टर्स। इनके नाम लिखने के बाद हेडिंग डालें जनक सामग्री, पेरेंट मटेरियल। सबसे पहले करेंगे हम जनक चट्टाने लिख लो, चाहे जनक सामग्री लिख लो, पेरेंट रॉक्स या पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल, जनक सामग्री या जनक चट्टाने, पेरेंट मटेरियल और पेरेंट रॉक्स। चलो लिख लिया ये सब। अब देखिए सबसे पहले जनक सामग्री की बात करते हैं। सब लिख चुके थे ना। अब जनक सामग्री में देखिए पेरेंट मटेरियल में आते हैं चट्टाने, रॉक्स से बनी होती है, चट्टानों से बनती है मृदा, रॉक्स, और रॉक्स बनते हैं मिनरल से, खनिजों से। इसीलिए सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं मिनरल्स, खनिज। और आपने अभी देखा मृदा के 45% भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, खनिज। इसका मतलब मृदा का बहुत बड़ा हिस्सा खनिजों से निर्धारित होता है। बहुत मेजर कंपोनेंट जो है, प्रमुख घटक मृदा का, वो खनिज है। और खनिज की किस तरह के खनिज मृदा के अंदर होंगे ये पता चलता है किससे, चट्टान से। जिस चट्टान से मृदा बनेगी उसमें जैसे मिनरल्स होंगे वैसे ही मिनरल्स सॉइल के अंदर होंगे, वैसे ही खनिज पाए जाएंगे मृदा में। तो जिस तरह की चट्टान उस तरह के खनिज मृदा के अंदर भी होंगे। तो चट्टानें निर्धारित करती हैं कि मृदा में कैसे टाइप के मिनरल्स होंगे, क्योंकि जिन रॉक से बनेगी वही वाले मिनरल्स, खनिज, चट्टानों के खनिज वही के वही मृदा के अंदर आएंगे। उदाहरण के तौर पे बेसाल्ट रॉक से बनती है ब्लैक सॉइल, बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा। और बेसाल्ट चट्टानों की वजह से काली मृदा में और बेसाल्ट रॉक्स में एक मेजर मिनरल है, खनिज है, वो पाया जाता है। वो है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो है वो बेसाल्ट रॉक्स में भी होता है और बेसाल्ट चट्टानों से बनने वाली काली मृदा, ब्लैक सॉइल के अंदर भी टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है। ये लोहे का ही एक प्रकार है। मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है जिसमें लौह अंश बहुत ज्यादा होते हैं, वो ब्लैक से कलर का नजर आता है, काले से रंग का नजर आता है, गहरे रंग का। इसीलिए काली मृदा का रंग गहरा होता है, बेसाल्ट रॉक्स का भी कलर डार्क होता है। तो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट बेसाल्ट रॉक्स में होता है, इसलिए ब्लैक सॉइल के अंदर भी टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट हमें देखने को मिलता है। और इसी टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मृदा का रंग काला होता है।
आपको याद है जब हमने बेसाल्ट रॉक्स की थी, हमने बेसिक रॉक्स में एग्जाम्पल में लिखा था इसको, क्षारीय चट्टानों के एग्जाम्पल में। और क्षारीय चट्टानों को मैफिक रॉक्स कहते हैं, जिनमें क्या क्या होता है, फेरस और मैग्नीशियम। और यहाँ इसमें फेरस दिख ही रहा है हमें, और फेरस भी कौन सा वाला, मैग्नेटाइट। तो टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट बेसाल्ट रॉक्स में होता है, जो काली मृदा में भी पाया जाता है। फिर आंगने, काली मृदा का रंग काला होता है। आपको याद है जब हमने बेसाल्ट रॉक्स की थी, हमने बेसिक रॉक्स में एग्जाम्पल में लिखा था इसको, क्षारीय चट्टानों के एग्जाम्पल में। और क्षारीय चट्टानों को मैफिक रॉक्स कहते हैं, जिनमें क्या क्या होता है, फेरस और मैग्नीशियम। और यहाँ इसमें फेरस दिख ही रहा है हमें, और फेरस भी कौन सा वाला, मैग्नेटाइट। तो टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट बेसाल्ट रॉक्स में होता है, जो काली मृदा में भी पाया जाता है। फिर आंगने और कायंत्रित चट्टाने जो होती हैं, कायंत्रित चट्टाने मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपको याद है हमने किया था, आंगने चट्टानों में धात्विक खनिज ज्यादा होते हैं। तो आंगने या कायंत्रित चट्टानों से बनने वाली जो मृदा होती है, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक से बनने वाली सॉइल, ऐसी सॉइल्स में भी धात्विक खनिज ज्यादा होते हैं, मेटालिक मिनरल्स ज्यादा होते हैं। जैसे आंगने और कायंत्रित चट्टानों से बनती है लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। और लाल पीली मृदा के अंदर लौह तत्व ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो लाल रंग की नजर आती है। और उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि वो इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है, जो क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स होते हैं। और इस तरह के रॉक्स के अंदर धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल का निर्माण होता है इस तरह की कायंत्रित और आंगने चट्टानों में, जिसमें लौह तत्व, आयरन कंटेंट ज्यादा होता है या फेरस कंटेंट ज्यादा होता है। तो इससे सीधा हमें पता चलता है, जैसी चट्टान वैसे खनिज। और खनिज बहुत बड़ा घटक होता है मृदा का। आपको पता है सॉइल के पीएच लेवल जो है, वो भी कहीं ना कहीं खनिज पर निर्भर करते हैं। जो मिनरल ज्यादा होता है सॉइल में, उस तरह का पीएच लेवल हमारे सॉइल में देखने को मिलता है। जैसे आपको बताती हूँ, यहाँ ये देखो, ये पीएच स्केल के ऊपर जिस सॉइल के अंदर एल्यूमिनियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, ये जो धात्विक खनिज है, लौह खनिज और ये सब धात्विक खनिज, ये ज्यादा होते हैं जिन सॉइल्स में, उनका पीएच लेवल थोड़ा कम होता है। मतलब वो किस नेचर की होती है मृदाएं, थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति की। और ऐसी मृदाएं जिनमें धात्विक खनिज कम होते हैं और दूसरे तत्व ज्यादा होते हैं, जैसे कैल्शियम, चूना, मॉलिबेडनम, वो थोड़ी सी क्षारीय प्रकृति की होती है। और बीच की जो अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है, जिसकी 6.5 7.5 के बीच में पीएच होता है, बेसिक बैलेंस पीएच होता है, उसमें नाइट्रेट, पोटेशियम, फॉस्फेट, मैंगनीज, सल्फर, ऐसी सॉइल्स में ज्यादा होता है। तो यहाँ आपने ये सीखा कि चट्टाने खनिज निर्धारित करती है मृदा का, और खनिज मृदा का सबसे बड़ा घटक है। और खनिज निर्धारित करता है मृदा के पीएच लेवल को भी। अम्लीयता, क्षारीयता का भी निर्धारण कौन कर रहे हैं, खनिज कर रहे हैं। मृदा का रंग भी किससे डिसाइड हो रहा है, खनिजों से हो रहा है। तो बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है किससे, पेरेंट मटेरियल से, जनक सामग्री से, जो है चट्टाने। तो चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं। इसमें लिखिए जनक चट्टाने जो आपने लिखा है या सामग्री, इसमें लिखिए मृदा जिन चट्टानों से बनती है आर ऑल्सो फाउंड इन द सॉइल, ऑल्सो फाउंड इन द सॉइल। चट्टानों के खनिज क्या है, मृदा में भी पाए जाते हैं, तथा खनिज मृदा का सबसे प्रमुख घटक होता है, तथा खनिज मृदा का सबसे प्रमुख घटक होता है। एंड मिनरल्स, इसमें लिख लो या अलग नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। एंड मिनरल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मिनरल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, प्रमुख घटक होता है। फिर लिखिए जैसे बेसाल्ट चट्टानों से बनी, जैसे बेसाल्ट चट्टानों से बनी
काली मृदा में जैसे बेसाल्ट चट्टानों से बनी काली मृदा में टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट जैसे बेसाल्ट चट्टानों से बनी काली मृदा में टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। सच एज द ब्लैक सॉइल formed by basalt rocks, such as the black soil formed by basalt rocks contain titaniferous magnetite, titaniferous magnetite पाया जाता है। आगे लिखो, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बनी लाल पीली मृदा में आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बनी लाल पीली मृदा में लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। रेड येलो सॉइल formed by igneous and metamorphic rocks. Red yellow soil formed by igneous and metamorphic rocks contain iron elements लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। contain iron elements in large amount। तो ये जनक सामग्री हमने कर लिया, ये एक थोड़ा बड़ा फैक्टर था। और अब आप जनक सामग्री के बाद दूसरा लिखे कारक अवस्थिति। बड़े बड़े फैक्टर हम पहले कर रहे हैं। अवस्थिति, लोकेशन, लोकेशन, अब देखिए लोकेशन बहुत सारी चीजें डिसाइड करती है। लोकेशन में अगर हम देखें, क्या रह गया क्या कुछ सेंटेंस पहले वाले? हो गया ना सबका कंप्लीट? इधर उधर से कॉपियां ले लेके कंप्लीट कर रहे हो? अच्छा चलो, अभी देखिए अवस्थिति लोकेशन के बेसिस पे जो सॉइल होती है, मृदा, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है क्षेत्रीय मृदा और एक होती है अक्षेत्रीय मृदा, जोनल और अजोनल सॉइल। तो मिट्टी बनती है रॉक से। जिन जनक चट्टानों से या जिन रॉक से मिट्टी का निर्माण होता है, अगर मृदा उन्हीं चट्टानों के पास बनी रहे, लंबे समय तक यहीं स्थित रहे, खूब लंबे टाइम तक यहीं जमी रहे, ये मिट्टी कहीं दूर ना जाए, अपने जनक सामग्री के पास ही रहे, तो ऐसी मिट्टी को जो कहीं दूर आगे उड़कर नहीं जाती है, एक ही जगह टिकी रहती है, उसको कहते हैं जोनल सॉइल, क्षेत्रीय मृदा। और ऐसी मृदा जो अपने पेरेंट मटेरियल के पास, जिस चट्टान से वो बनी है, उसके पास टिकी भी नहीं रहती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती है, वो इकट्ठी नहीं होती जनक सामग्री के पास, वो बनने के बाद उड़ती चली जाती है या बहती चली जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ऐसी सॉइल्स को कहते हैं अजोनल सॉइल्स, अक्षेत्रीय मृदा। अब जोनल सॉइल जो है, क्षेत्रीय मृदा, इस क्षेत्रीय मृदा में कई सारी चीजें, कई सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं। ये लंबे समय तक अपने जनक सामग्री के पास रहती है, अपने पेरेंट्स के पास लंबे समय तक रहती है, इसलिए इसमें जनक सामग्री के पेरेंट मटेरियल के गुण
ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसमें जनक सामग्री के गुण अधिक होंगे, पेरेंट मटेरियल की क्वालिटी ज्यादा होंगी। ये सॉइल जनक सामग्री के पास लंबे समय तक नहीं रुकती, और ये जब आगे बहकर जाती है तो रास्ते में इसमें कई सारे दूसरे तत्व मिश्रित हो जाते हैं, इसीलिए इसमें जनक सामग्री के गुण थोड़े कम होते हैं, पेरेंट मटेरियल की क्वालिटीज थोड़ी कम होती है। अब ये मिट्टी एक ही जगह पर लंबे समय तक स्थिर रही, तो इस मिट्टी का अपरदन, इरोजन थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये उड़कर नहीं जा रही, अपरदित नहीं हो रही, जबकि इस मृदा का अपरदन ज्यादा होगा। इसका जब अपरदन कम होता है, इरोजन कम होता है, तो ऐसी मिट्टी जो एक ही जगह स्टेबल हो गई, उस मिट्टी के कण ऐसे कैसे बने रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसी मिट्टी जो आगे बह बहकर जा रही है, उसके कण धीरे धीरे रोल होंगे। जब वो आगे बहकर जाएगी, वो आगे घूमते घूमते जाएंगे उसके कण, और घिसते जाएंगे रास्ते में। जब चलेगी मिट्टी, आगे बहेगी तो घिसेंगे कण, घिसते घिसते कण जो है वो बारीक हो जाएंगे। तो इस मिट्टी के कण बारीक होते हैं, क्योंकि ये आगे बहते बहते जब जाती है तो रास्ते में घिसती जाती, तो इसका इरोजन ज्यादा होता है, इसलिए इसके कण बारीक हैं। जबकि इस मिट्टी के कण मोटे हैं, क्योंकि ये एक ही जगह टिकी रही, तो इस मृदा के कण मोटे हैं, मोटे कण। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ग्रेन्ड सॉइल, और इस मिट्टी के कण जो है बारीक कण है, फाइन सॉइल पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब जिस मृदा के कण बारीक होते हैं, ऐसे बहुत बारीक बारीक कण हैं जिस मिट्टी के, तो उसके बारीक बारीक कण इस तरह से होंगे, मिट्टी में नीचे से ऊपर तक आपको देखने को मिलेंगे बारीक कण। अब होगा क्या, जब ऐसे बारीक कण वाली मिट्टी को जल मिलेगा, पानी मिलेगा, तो इसका हर एक सॉइल का पार्टिकल चारों तरफ से पानी को अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जल को ग्रहण करने की क्षमता ऐसी मिट्टियों की ज्यादा होती है, तो हर एक कण चारों तरफ से जल को अवशोषित कर रहा है, हर कण, तो मृदा की जल को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो जाती। और दूसरी तरफ थोड़े मोटे कणों वाली जो मिट्टी होती है, ऐसे मोटे कणों वाली मिट्टी के बीच में से पानी जब डाला जाता है तो रिसकर पानी नीचे चला जाता है, पानी मिट्टी में नहीं टिकता, रिसकर नीचे चला जाता है। तो ऐसी मिट्टी पे पानी की बूंद डालते ही ये प्यासी धरती के समान होती है, पानी गायब हो जाता है डालते ही, पर वो नीचे चला जाता है, सॉइल पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली करते नहीं है, उससे पहले ही वो चला जाता है। तो इसीलिए जल ग्रहण क्षमता किसकी ज्यादा होगी, मोटे कण की, बारीक कण की, बारीक कण की। तो इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है इस सॉइल की, जबकि इस मृदा की जल को ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है। अब एक जगह जब लंबे समय तक मिट्टी टिकी रहेगी, तो ऐसी मिट्टी में एक के ऊपर एक परतें जमती जाएंगी, लेयर्स जमती जाएंगी, और ऐसी मृदाओं में पूरी परतें बनती है। एक प्रॉपर या मैच्योर सॉइल जो होती है, परिपक्व मृदा, उसमें ऊपर से नीचे तक आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती है, अलग अलग परतें देखने को मिलती है। अब इसमें परतें मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती हैं, ऐसी होती है वो परतें, एक के ऊपर एक परतें जमती जाती है, जिसमें सबसे ऊपर होती है ओ लेयर, जिसको जैविक परत कहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर। फिर होती है सॉइल, मृदा, जो कि सरफेस सॉइल होती है, ऊपर वाली मृदा। उसके नीचे होती है नीचे वाली मृदा, जिसको कहते हैं उप मृदा, सब सॉइल। तो होता क्या है, जैसे मैंने लेटराइट मिट्टी समझाई थी आपको, तब मैंने बताया था ज्यादा बारिश की वजह से बारिश का पानी जब लेटराइट मिट्टी की ऊपरी परत से नीचे की तरफ जाता है, तो पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ घुलकर चले जाते चूना, और चूने के अलावा, लाइम के अलावा सिलिका वगैरह घुलकर पानी के साथ नीचे चला जाता है। तो वो जाता कहाँ है, ऊपर वाली मिट्टी से जब वो जाता है पानी रिसकर, तो नीचे वाली जो मिट्टी की परत होती है उसमें जम जाता है। तो ये मृदा है, और ये इसके नीचे वाली उपमृदा, सब सॉइल। उसके नीचे आता है सबस्ट्राटम, मतलब अधस्तल, और ये अधस्तल जो है, अधस्तल वाला एरिया, इसमें आपको शैल खंड मिलेंगे, मतलब मिट्टी भी मिलेगी, उसमें बीच बीच में पत्थर मिलेंगे, पत्थरों के टुकड़े मिलेंगे, चट्टानों के टुकड़े, और नीचे कठोर
चट्टानी तल होता है, बेड रॉक। तो ये लेयर्स जनरली हमें सॉइल में देखने को मिलती है। इन लेयर्स को कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। ये जो स्ट्रक्चर जिन सॉइल में बन जाता है, ऐसे परतों वाली संरचना, इसको मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। सॉइल प्रोफाइल उसी मिट्टी में बनता है जो मिट्टी लंबे समय तक एक जगह टिकी रहे। जो खुद ही बहकर जा रही है उसमें कैसे बनेगी लेयर्स? तो ये वाली जो सॉइल है क्षेत्रीय मृदा, इसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है, सॉइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉइल की लेयर्स बनती। जबकि इस वाली मिट्टी में सॉइल प्रोफाइल नहीं बनता। सॉइल प्रोफाइल मतलब लेयर्स नहीं बनती, इसमें परतें बनती है, इसमें परतें नहीं बनती। जिस मिट्टी में परतें होती है उसको मैच्योर सॉइल कहा जाता है, परिपक्व मृदा। तो ये तो परिपक्व मृदा है, जबकि ये वाली मृदा जो है ये है अपरिपक्व, इमेच्योर। तो स्थिति के आधार पर या अवस्थिति के आधार पर, लोकेशन के बेसिस पे सॉइल क्षेत्रीय या अक्षेत्रीय हो सकती है, जोनल या अजोनल हो सकती है। जोनल सॉइल्स में कुछ क्वालिटीज होती हैं जो ये हमने देखी, और अजोनल सॉइल में उनकी कुछ गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है। उदाहरण अगर देखें, क्षेत्रीय मृदा का उदाहरण है लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल, और अक्षेत्रीय मृदा का उदाहरण है जलोढ़ मृदा, अलूवियल सॉइल, पानी के साथ बहती जाती है, जलोढ़ मृदा, अलूवियल सॉइल। तो अब जो है हम क्षेत्रीय और अक्षेत्रीय मृदा के बारे में अवस्थिति के पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे, और लास्ट में हम जब ये हम क्षेत्रीय मृदा कर लेंगे उसके बाद हम सॉइल प्रोफाइल बनाएंगे, परतें बनाएंगे, और उनको मैं और अच्छे से थोड़ा समझा दूंगी। तो चलिए लिखिए इसके बारे में, लिखिए इसमें अवस्थिति के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। अवस्थिति के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन।